फिल्म सुपर 30 आपने देखी होगी। इसी तरह यूपी के लखीमपुर खीरी से सफर शुरू करके अनूप कुमार जी ने देश के युवाओं के लिए आदर्श स्थापित किया है। आज के युग के युवाओं के लिए वो एक प्रेरणा स्थान है। महाराष्ट्र के वर्धा में नालंदा अकादमी के माध्यम से उन्होंने अपना सफर शुरू किया। अनूप कुमार जी के निरंतर प्रयास, लगन, मेहनत और जिद के कारण विगत कुछ सालों में IIT, JEE, GRE, TOEFL तथा अन्य उच्च शिक्षा संस्थान के लिए आवश्यक प्री एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से अब तक 600 से भी अधिक बच्चे देश तथा विदेश के उच्च शिक्षा संस्थान में दाखिला पाकर सबसे अच्छे पायदान पर पहुंच चुके हैं। इस संस्थान में कोई फीस नहीं होती। जो गरीब है, वंचित है, उच्च शिक्षा के माध्यम से आगे जाना चाहते हैं, ऐसे ही बच्चों को यहाँ एडमिशन मिलता है। अपने त्याग और समर्पण के कारण अनूप कुमार ने ऊंचाई हासिल की है। वो आज के समय के रोल मॉड्यूल है। इस संस्थान में भारत के 15 राज्यों से बच्चे आकर पढ़ते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की तरह जिनमें हौसला है, जुनून है, संघर्ष के लिए सदैव तत्पर है, ऐसे युवाओं के लिए यह एक प्लेटफॉर्म है। पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से यह संस्था चलती है। मेरिट जन्मजात नहीं होती। कोई भी बच्चा अगर चाहे तो ऊंचाई हासिल कर सकता है। यही सत्य है। साथियों, जय भीम। वर्धा में एक बुद्ध विहार के छोटी सी जगह में जिन्होंने अपनी विद्यार्थियों को बनाने की कहानी चालू की, वैसे जिनका संबंध वर्धा से कभी नहीं रहा, जो लखीमपुर यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन वर्धा में आके उन्होंने पूरे भारत के SC, ST, OBC और दूसरे भी जो लड़के हैं, जो गरीब तबके के लड़के हैं, माइनॉरिटी के लड़के हैं, उन लोगों को इंटरनेशनल और नेशनल यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने के लिए तैयारी करने का काम जिन्होंने किया, ऐसे साथी से आज हम रूबरू करने वाले हैं। ऐसे ही शख्स अनूप कुमार जी हमारे साथ में। सर, जय भीम। जय भीम। सर, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम ऐसे तो अम्बेडकरी आंदोलन की कहानी जो है वो त्याग की कहानी है। यहाँ पे हर बंदा जो है, जो काम करना चाहता है, उसकी पहली परिभाषा होती है कि आप कितना त्याग करने के लिए तैयार होते हो। नाम के लिए नहीं तो काम के लिए क्या करना चाहते हो। और इस मुकाम पे आपने एक बहुत बड़ा नाम कमा लिया है। और आप मीडिया से काफ़ी दूर रहे हैं। आपकी कभी एडवर्टाइज नहीं होती, कभी कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज एक नालंदा एकेडमी करके एक पूरे विदर्भ में, तो ऐसे आप यहाँ पे वर्धा में कैसे आए, इसकी कहानी आपके परिचय के साथ देंगे। जी, थैंक यू सर। आप सभी को मेरा जय भीम। मैं मूलतः उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी जगह है लखीमपुर खीरी, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और बाबा साहब से जो मेरा परिचय हुआ वो अपने छात्र जीवन में हुआ। और जब मैं छात्र जीवन में, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचा था, तो वहाँ पे मैंने पहली बार जातिवाद क्या होता है, जातिवाद का जो स्वरूप है, और दूसरा जो जातिवाद का हमारे छात्रों पर जो असर पड़ता है, वो मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा था, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया। और मैंने ये भी देखा कि हमारे जो छात्र हैं वो जो गरीब परिस्थितियों से होकर आते हैं, जो ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो नॉन इंग्लिश मीडियम हैं, जो अंग्रेजी विद्यालय से नहीं पढ़े हैं, जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और उनको न केवल कास्ट को लेकर तंग किया जाता है, बल्कि लैंग्वेज का जो एक स्किल है इंग्लिश का, वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ा बैरियर है। तो जब मैंने छात्र जीवन में ये देखा, तभी से मैंने ये सोचा था कि मुझे इसी क्षेत्र में काम करना है। मैं पिछले लगभग 25 साल से स्टूडेंट लाइफ से ही मैंने अपना काम शुरू किया था और मेरा पूरा फोकस हमेशा से एजुकेशन रहा है। और मेरे लिए जब मैं बाबा साहब को पढ़ना शुरू किया स्टूडेंट लाइफ में, तो मेरे लिए मूवमेंट का जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत व्यापक है। मेरे लिए मूवमेंट में सब कुछ आता है, पॉलिटिकल मूवमेंट भी होता है, रिलीजियस भी होता है, कल्चरल भी होता है, सोशल वर्क भी होता है। तो एक बहुत ही व्यापक स्वरूप मुझे समझ में आया और मैंने अपने लिए एक रोल चुना तब
और वो रोल ये था कि मैं अपने छात्रों के लिए काम करूंगा और मैं अपने छात्रों को मजबूत करूंगा और उसके लिए मैं पूरा जीवन समर्पित करूंगा। ये मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था और तब से लेकर अब तक मैं ये काम कर रहा हूँ। और मेरी काम की शुरुआत सबसे पहले जातिगत भेदभाव से हुई थी कि हमारे छात्रों के साथ जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े बड़े IITs में, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है और उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जब भी जाति की बात होती है तो ये माना जाता है कि जाति जो है वो गाँव में है, जाति यूपी में है, बिहार में है, जाति बॉम्बे में नहीं है, जाति जो है वो दिल्ली के IIT में नहीं है या JNU में नहीं है। ऐसा पूरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक डिस्कोर्स सेट हो चुका था कि कास्ट जो है वो गांव में है। तो जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचा तो मैंने देखा नहीं, जाति का वही स्वरूप हमारे हायर एजुकेशन में भी है और हमारे हायर एजुकेशन में भी हमारे छात्रों के साथ उसी तरीके से भेदभाव होता है जो गाँव में होता है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक चुनौती रहा है कि मुझे इसके बारे में काम करना। और जब मैंने काम शुरू किया था तो उस समय मैंने देखा कि कोई भी नहीं था हायर एजुकेशन में काम करने वाला। मेरी जो समस्याएं थी उसको सुनने वाला कोई नहीं था और सुनने को छोड़िए उसको समझने वाला भी कोई नहीं था। इवन मैं अगर अपने माता पिता को ये बताता था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जातिगत भेदभाव होता है तो वो भी नहीं मान पाते थे। उनको भी लगता था कि शहरों में नहीं होता है, पढ़े लिखे लोगों में नहीं होता है। तो तब से मैंने ये सोचा था और वर्धा में आना मात्र एक एक्सीडेंट रहा है क्योंकि मैं 2005 से फुल टाइम काम कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने अपना एजुकेशन पूरा किया। स्टूडेंट लाइफ में भी मैंने काफ़ी काम किया। मैंने मैगजीन्स निकाली हैं, मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, मैंने कोर्ट केसेस फाइट किए हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन 2005 से फुल टाइम मैंने शुरू किया और मुझे ये लगा काम करते करते कि लड़ना ज़रूरी है, अपनी बात को कहना ज़रूरी है, लेकिन साथ में ज़रूरी है कि हम ग्राउंड लेवल पर अपने बच्चों के साथ काम करें। कि अगर हम पूरी ज़िंदगी सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन के केसेस लड़ते रहेंगे तो शायद उतना बड़ा चेंज नहीं आएगा जितना बड़ा चेंज अगर हम ग्राउंड लेवल पे काम करें, हमारे बच्चों को हम पहले से ही तैयार करें। क्योंकि होता क्या है कि हमारे बच्चे जो गांव से आते हैं या इवन जो शहरों से भी आते हैं और जब वो हायर एजुकेशन में जाते हैं उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि उनके साथ क्या होने वाला है। उनको लगता है कि सब कुछ अच्छा होगा, हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे और हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा, लेकिन एक्चुअल में वो पूरा सच नहीं है। आने वाले समय में कोई रोहित वेमुला जो है जी उसको खुदकशी करने का मौका न मिले, जी उसके ऊपर ऐसा प्रसंग न आए, जी वो अपनी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर ले, जी मेंटल लेवल पे बहुत अच्छा हो। जी और आपने भी एक इंटरव्यू में ऐसे इसके पहले बोला है, मैंने जो सुना है कि मैं जिस कॉलेज में गया वहाँ पे कोई अम्बेडकराइट मूवमेंट का कोई लड़का मुझे मिला नहीं या कोई आंदोलन दिखा नहीं। जी तो इसी को मजबूत करना है। जी बिल्कुल। और दूसरा नेटवर्क बनाना है हमारे बच्चों का, क्योंकि हर बच्चे को लगता है कि उसकी लड़ाई इंडिविजुअल है, वो अकेला लड़ता है। और अगर हम प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं तो बच्चे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि बहुत सारी समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती हैं अगर हम सब मिलकर काम करें उस पर। तो जैसे कि IITs वगैरह में प्रॉब्लम ये होता है कि हर बच्चे को लगता है कि वो उसका इंडिविजुअल फाइट है प्रोफेसर के साथ, तो उसको समझ में नहीं आता है कि कैसे डील करें। लेकिन अगर हमारा कोई प्लेटफॉर्म है जो उसकी बात को समझता है, जहाँ पर वो जाकर स्टूडेंट अपनी बात रख सकता है, तो 80 to 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरा हमेशा से ये जोर रहा है कि हमें हमारा स्टूडेंट्स का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। दो बातें, एक प्लेटफॉर्म तैयार करना जरूरी है, नेटवर्क तैयार करना जरूरी है, और उसके भी पहले माइंडसेट करना जरूरी है। जी क्योंकि प्लेटफॉर्म तो मुझे लगता है कि माइंडसेट तैयार होने के बाद में, नेटवर्किंग होने के बाद प्लेटफॉर्म आएगा, लेकिन माइंडसेट तैयार करने के लिए आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं? माइंडसेट के लिए मैं बच्चों को रियलिटी से अवगत कराता हूँ। मेरे जितने भी चूँकि मैं सोशल साइंस का टीचर हूँ, तो सोशल साइंस मुझे एक थोड़ी सी आज़ादी देता है कास्ट पर बात करने की, जेंडर पे बात करने की, डिस्क्रिमिनेशन पर बात करने की। तो मैं मेरे क्लास में हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो समाज की जो रियलिटी है उसको मैं बहुत निष्पक्ष तरीके से बताऊँ। मैं जब क्लास में होता हूँ तो मैं क्लास में सिर्फ एक टीचर होता हूँ, मैं एक्टिविस्ट नहीं होता हूँ। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा अपने आप को अंतर करना पड़ता है। क्लास के बाहर मैं एक्टिविस्ट हूँ, लेकिन जब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो मैं सिर्फ एक टीचर हूँ।
और मुझे उस हिसाब से पढ़ाना पड़ता है कि बच्चों को सारे पहलू से अवगत करो, और मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे अपना माइंडसेट खुद तैयार करें। मैं किसी से नहीं बोलता कि आप बाबा साहब को फॉलो करो, आप ज्योतिबा को फॉलो करो। मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि मैं उनका फॉलोअर हूँ और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये समाज की सच्चाई है, बाकी आपके ऊपर है। ये आपकी नालंदा में जो शुरुआत हुई, जहाँ हम बैठे हैं, क्योंकि शुरुआत में मैंने देखा था इस जगह को, जहाँ पे कोई जगह ही नहीं थी, लेकिन तो भी आज ये स्वरूप इतना बड़ा हो गया, तो ये कैसे हो पाया है? सर मैं 2013 में वर्धा में आया था। मेरी एक दोस्त हैं जिनका यहाँ पर सोशल वर्क का कॉलेज है, डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ऑफ सोशल वर्क, चेतना सवई जी। तो वो मुझे दिल्ली में मिली थी और उन्होंने बोला था कि उनको एक इंग्लिश टीचर की ज़रूरत है जो उनकी बच्चों को पढ़ा सके, क्योंकि उनके यहाँ बहुत सारे गांव के बच्चे हैं जो बैचलर्स इन सोशल वर्क कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला था कि कोई भी इंग्लिश टीचर हो तो भेज दीजिएगा। तो मैं एक्चुअली उस समय मैं 2008 से 2013 तक मैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और अपने स्टूडेंट्स की सुसाइड पर काम कर रहा था। तो मैंने 5 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी, मैं थे और मेरा कुछ दोस्त लोगों ने मिलकर, और वो बहुत डिप्रेसिंग था मेरे लिए, क्योंकि हम देश भर घूम रहे थे, अलग अलग स्टेट जा रहे थे और हम सारा डेटा गैदर कर रहे थे कि हमारे कितने बच्चे ऐसे हैं जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, टॉप मेडिकल कॉलेजेस में रहकर उनके साथ जातिगत भेदभाव हुआ, जिसकी वजह से उनको सुसाइड करना पड़ा। तो वो 5 साल मेरे लाइफ के बहुत कठिन रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स से मिलना, सारा चीज़ें डिग आउट करना, और जो कास्ट का विभत्स रूप है वो हम सामने देख पा रहे हैं कि कैसे। और दूसरा सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग ये था कि ये जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो हमारे समाज के सबसे ब्रिलियंट बच्चे हैं। तो कोई नॉर्मल बच्चे सुसाइड नहीं कर रहे, ये टॉपर्स हैं अपने। और वो मेरे लिए बहुत, मतलब मेरे लिए एकदम, मेरा जो सोचने का नज़रिया था मूवमेंट के प्रति, उसको चेंज कर दिया मुझे। और उन केसेस को लेकर हमने कोर्ट केसेस भी किए, बहुत सारे प्रोटेस्ट भी किए, मीडिया में भी निकाला, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। किसी भी हम लोगों ने 22 केस पूरा रिसर्च करके निकाला था, जिसमें 5 केसेस पे हमने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी। हमको मिनिस्ट्री में बुलाया गया, होम मिनिस्ट्री में भी बुलाया गया, सोशल जस्टिस में भी बुलाया गया, मिनिस्टर्स ने भी बात रखी और बोला, हमको ये विश्वास दिलाया गया था कि हम न्याय देंगे आपको, लेकिन हमको न्याय नहीं मिला। तो मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग था ये। और 2013 में मैं बिल्कुल सब कुछ छोड़ना चाहता था, मतलब मैं भागना चाहता था उस पूरे माहौल से, और मुझे लग रहा था कि इस देश में न्याय नहीं है। अब आप, मतलब हमारे पास ऐसे केसेस हैं जहाँ पर बच्चों ने सुसाइड लेटर्स छोड़े हुए हैं, टीचर्स के नाम दिए हुए हैं कि इनकी वजह से हुआ, लेकिन उन टीचर्स के खिलाफ FIR तक भी नहीं हुई, रिपोर्ट भी नहीं हुई। तो न्याय तो मिलने की दूसरी, मतलब न्याय की तो हम सोच भी नहीं सकते। तो वो मेरे लिए बहुत, मतलब मुझे एक समझ में आया कि जो यहाँ का कास्ट सिस्टम है, जो वो कितना इंट्रेंस्ड है, कितना स्ट्रांग है। अब आप सोचिए, अगर मैं मिनिस्टर से मिलने जा रहा हूँ और मिनिस्टर खुद बोल रहा है कि मैं IIT के खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि अगर IIT के खिलाफ मैं कुछ भी बोलूँगा तो मीडिया वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे। हमारा देश का कैबिनेट मिनिस्टर मेरे को ये बोल रहा है कि वो IIT के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे समझ में आ गया कि, और वो मिनिस्टर ये भी बोल रहा है कि मुझे मालूम है कि आप सच बोल रहे हैं, मुझे मालूम है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकता। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, हम सिर्फ एक केस दर केस लड़ते जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है, हमें इसको स्ट्रक्चरली चैलेंज करना होगा। और तब मुझे कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था। तो ऐसे समय में मेरी दोस्त मिली और बोली कि कोई टीचर चाहिए। तो मैं सिर्फ 2-3 महीने का ब्रेक लेने के लिए आया था, क्योंकि काफ़ी साल हो गए थे मुझे काम करते हुए लगातार। तो मैंने सोचा कि चलो मैं महाराष्ट्र जाऊंगा, और महाराष्ट्र से मुझे हमेशा से बहुत लगाव रहा है। मैं 2001 या 2 से हर साल 14 अक्टूबर को दीक्षा भूमि आता था अपने साथियों के साथ JNU से। तो महाराष्ट्र से बहुत लगाव था और महाराष्ट्र में रहने का मौका मिल रहा था, तो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। मैं सिर्फ 3 महीने के लिए आया था यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ऑफ सोशल वर्क में, और वहाँ पे मैंने ऐसे ही टाइम पास, मैं ट्रेन टीचर भी नहीं हूँ, मैंने कभी उससे पहले पढ़ाया भी नहीं था, लेकिन थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा अच्छा रहा है शुरुआत से, तो मुझे पढ़ाने में इतनी तकलीफ नहीं हुई। तो वो 3 महीने मैंने बच्चियों को पढ़ाया, और उसी समय टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म निकला था। तो मैंने बच्चों को ज़बरदस्ती भरवा दिया क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस नहीं थी। तो मैंने 22 बच्चियों को, गांव की बच्चियां थी, उनको भरवा दिया और 3 महीने पढ़ाया। उसमें से फाइनल 5 बच्चियों का सिलेक्शन हो गया। तो
3 महीने की पढ़ाई में गांव की 5 लड़कियां जो एकदम ठेठ मराठी बैकग्राउंड से, और वो सीधे 3 महीने के बाद इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही हैं, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। इससे अच्छा कंट्रीब्यूशन मैं अपनी लाइफ में नहीं दे सकता हूँ मूवमेंट को, और मुझे यही काम करना चाहिए। और उसके बाद फिर मैं वापस दिल्ली गया, सब कुछ पैकअप किया, सब कुछ जो भी था सब दान किया मैंने। हमारे करनाल में बुद्ध विहार था, सब कुछ मेरा जितना भी मटेरियल नीड्स सब दे दिया मैंने, और सिर्फ कुछ कपड़े और किताब लेके मैं इधर आ गया। ये तो एक वक्त ऐसा आया था कि आप भागने की सोच रहे थे। हाँ, मैं बहुत डिप्रेशन में था। डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन किसी एक सवाल ने आपको रोक दिया कि भाई ये जो है, ये मसला जो है यदि हल करने का है तो व्हाई नॉट मी। हाँ, ये मैंने क्यों नहीं करना चाहिए, मुझे क्यों लगता है कि ये मिनिस्टर ने करना चाहिए, ये इन्होंने लीडर ने करना चाहिए, ये इन्होंने करना चाहिए। और आपने खुद के ऊपर जिम्मेदारी ली है और ये कारवा वहाँ से बनते गया। लेकिन पहले भी मैंने आपसे जो पूछा, यहाँ आने के बाद में इन सारी विपरीत स्थितियों में ये सारा अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि ड्रोन है, यहाँ पे जो आर्ट के बच्चे उनको भी कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है, उनको भी तकनीकें, नई नई तकनीकें सिखाई जा रही है, जिनका कोई इंग्लिश मीडियम बताया जा रहा है। तो ये सारी तैयारी कंप्लीट उनके करने की तैयारी, और इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट ये नालंदा सोसाइटी जो है इन्होंने कैसे किया? हाँ सर, जब मैंने शुरुआत में पढ़ाना शुरू किया था तब तो मेरा अपना थोड़ा बहुत सेविंग था, उसी से करता था। तो 2 साल तो बहुत तकलीफ गई, मतलब बहुत प्रॉब्लम होता था। लेकिन चूंकि मेरा फैमिली नहीं है कोई, तो मुझे और अकेला उतना प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 2 टाइम का खाना चाहिए, तो उतना प्रॉब्लम नहीं था। धीरे जब मैं 2014-15 में जब मैं इस विहार में पढ़ाना शुरू किया, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, चेयर वेयर भी नहीं थी, मैं ज़मीन पे बच्चों को पढ़ाता था। लेकिन जैसे जैसे सिलेक्शंस बच्चों के होते गए, जैसे पहले साल 5 बच्चों का हुआ, दूसरे साल 22 या 25 बच्चे पढ़ाए थे, सभी का हो गया, तो लोगों को मतलब वो हुआ। और फिर हमारे दोस्तों ने सपोर्ट करना शुरू किया। तो हम पूरा जो आज आप जो भी नालंदा देख रहे हैं, ये सब कम्युनिटी के सपोर्ट से है। मैं एनजीओ से फंडिंग नहीं लेता, मैं गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं लेता, इनफैक्ट मैं पैसा भी नहीं मांगता किसी से। मतलब जो भी लोग देखते हैं काम को वो सपोर्ट करते हैं, और ये पूरा का पूरा जो क्रेडिट जाता है वो अम्बेडकराइट कम्युनिटी को जाता है। और पूरा का पूरा मतलब यहाँ पे एक कील भी अगर लगी है तो वो भी उन्हीं का योगदान है। और हम सबकी सैलरी, हमारे बच्चों का फीस, बच्चों का स्कॉलरशिप, हम लोग तो मतलब अगर कोई नालंदा में बच्चा आता है, वो अगर बीमार भी पड़ता है तो भी उसका खर्चा हम उठाते हैं। अगर उसका रूम रेंट, मेडिकल, खाने को नहीं है तो भी हम खर्चा उठाते हैं। अगर उसका एडमिशन हो जाता है और एडमिशन की फीस नहीं दे पाते तो वो भी खर्चा हम उठाते हैं। मतलब नालंदा में आ गए आप तो जब तक आप अपने पैर पे खड़े नहीं हो जाते, और नो क्वेश्चन आस्क्ड, और हमें कोई भी, और जीरो एक्सपेक्टेशन। मेरे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं किसी को नहीं बोलता कि आप पे बैक करो या आप मुझे दो, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता है कि ये हमारा कंट्रीब्यूशन है, मैं मेरे कंट्रीब्यूशन से खुश हूँ। अब अगला कितना कंट्रीब्यूट करता है, कितना पे बैक करता है, दिस इज नॉट माई हेडेक। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब आपके ऊपर है, आप करें या ना करें, मैंने मेरा काम कर दिया। हाँ, लेकिन काम करते वक्त वो पे बैक करे, इस प्रकार के जैसे अम्बेडकराइट या महापुरुषों का जो आंदोलन है, ये भी आप पढ़ाते हैं उसमें? जी, वो तो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है, वो पूरा माहौल देखते हैं, क्योंकि बच्चे जब आते हैं ना उनको पूरा समझ में आता है कि यहाँ पर जो मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ उसके पीछे समाज का योगदान है। मुझे सपोर्ट करने के लिए पूरा एक समाज खड़ा है, जो यहाँ का मतलब हमारे हर बच्चे के लिए अलग से न्यूज़पेपर आता है, यहाँ पे सब कुछ मतलब हर चीज़ फ्री है, मतलब जीरोक्स से लेके आप जो भी आप देख रहे हैं वो बच्चों को हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं सर, बच्चे बहुत समझदार होते हैं, उनको समझ में आ जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एज अ टीचर। बच्चे जब आते हैं 15 दिन में उनको सब समझ में आ जाता है कि ये सेंटर क्या है, और ये जो उनको अपॉर्चुनिटी मिली है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है, कितनी इम्पॉर्टेंस है, ये उनको समझ में आता है। और मुझे बहुत प्राउड है सर कि हमारा ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट जाता है। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जो 3-3, 4-4 साल ड्रॉप आउट लिए हुए हैं, रोड में लेबर्स का काम किया है, एग्रीकल्चर में लैंडलेस लेबर्स का काम किया है, पढ़ाई छोड़े हुए हैं, लेकिन वो 1 साल में आके कवर कर लेते हैं और आज टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हैं। तो वो उसके पीछे जो कारण है वो इस पूरे माहौल का है। टीचर छोटा सा रोल प्ले करता है, टीचर का भी रोल है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन टीचर से ज़्यादा ये जो पूरा इन्वायरमेंट है
वो ज़्यादा मोटिवेट करता है बच्चों को, ऐसा मुझे लगता है। आपके कुछ दोस्त भी जो है जैसे हुमने जी, आपके खुद के चेयर के ऊपर उनका फोटो है आपके साथ में, वो भी बहुत बड़ा एक हादसा हुआ आपके साथ में काम करते हुए। ऐसे बहुत सारे दोस्त जो है जो इस मिशन में लगे हुए हैं देश विदेश के, वो भी आपको सहायता कर रहे हैं। हाँ, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े, साथ में आए। उनमें से जो सबसे बड़े व्यक्ति थे वो थे अभियान जी। अभियान हमने और हम लगभग 5-6 साल से एक दूसरे को जानते थे और हम साथ में बहुत काम कर रहे थे। और अभियान जी 10 साल तक यूएस में रहे, साइंटिस्ट थे, आर्टिस्ट थे बहुत बड़े। और जब वो यूएस आ रहे थे, वापस आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे ईमेल लिखा था कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। और वो एक दिन अचानक वर्धा आ गए और मैं कभी मिला भी नहीं था। और जब मैं उनसे मिला तो मुझे लगा इतने एलीट व्यक्ति, इतने बड़े साइंटिस्ट मेरे साथ वर्धा में क्यों काम करेंगे। और उस समय नालंदा बहुत छोटा था, आज से ये बात है 2016 की। मैं सिर्फ यहाँ पे शायद 60-70 बच्चों को पढ़ाता था। तो वो जब आए तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कि ऐसे लोग बहुत आते बोलते कि हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो बोल के चले जाते। तो ये मेरे लिए रोज की बात है कि लोग आते, बड़ी बड़ी बातें करते, चले जाते। लेकिन वो आए और वो बोले कि नहीं, हम आपके साथ काम करेंगे। आप सोशल साइंस के हैं, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं बच्चों को साइंस सिखाऊंगा। और ये मेरा हमेशा से ड्रीम रहा है कि मुझे लगता है कि साइंस, अब मैं साइंस का टीचर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि साइंस बहुत ज़रूरी है। हमारे छोटे बच्चों को ऐप डिज़ाइनिंग, मोबाइल और ये ड्रोन और जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनका एक्सपोजर होना ही चाहिए। और यही हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है, क्योंकि हमारे जो बच्चे ग्रामीण स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ पे साइंस के नाम पे जीरो रहता है। लैब वैब कुछ भी, लैब अगर होती भी है तो हमारे ताला ही लगा रहता है वहाँ पे। तो जब उन्होंने आके ये बोला कि हम साइंस का करेंगे तो हमको बहुत खुशी हुई। और फिर उन्होंने 2018 में आकर ये पूरा जो आपको पीछे दिखेगा साइंस का लैब इस्टेब्लिश किया। उससे पहले हम लोग देश के कोने कोने में जाते थे, अलग अलग छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, हम दोनों लोग वर्कशॉप लेते थे। मैं सोशल साइंस की बात करता था, वो साइंस की बात करते थे। तो काफ़ी अच्छे से चल रहा था। उन्होंने पूरा साइंस का यहाँ पे इस्टेब्लिश किया, नालंदा लैब्स बनाया। वो बहुत सारे दूसरे फॉरेन के साइंटिस्ट को लेके आते थे यहाँ पे। दुनिया के एक टॉप आर्टिस्ट है माकली, मीडिया आर्ट के हैं। तो वो आए, 7 दिन यहाँ पे रहे। उन्होंने हमारे बच्चों को बहुत सारा ट्रेनिंग दिया। तो वो बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन दुर्भाग्यवश 2019 में 8 फरवरी को कार्डियक अरेस्ट हुआ उनको और उनकी डेथ हो गई। और वो हमारे लिए बहुत शॉकिंग था। मतलब हमको तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कि कोई आपका दोस्त सब कुछ छोड़ के, अपना जॉब छोड़ के आपके साथ आया हो और पूरा तन मन धन से सब कुछ उन्होंने खुद के पैसे से बनाया। ये पूरा जो आपको दिख रहा है ना सेटअप, उनके अपनी खुद की पॉकेट से बनाया। और उन्होंने अपना जॉब भी छोड़ दिया था और फुल टाइम। और मैं उनको यही बोलता था कि भाई जॉब तो छोड़ रहे हो, लेकिन मैं आपको सैलरी नहीं दे पाऊंगा उतनी। तो वो उल्टा हंसते थे कि हम तुमको सैलरी देंगे, तुम चिंता मत करो। मतलब ऐसा हुआ अनूप कुमार जी कि एक आप तो पागल हो गए लेकिन आपके वजह से दूसरे लोग भी जो है इस काम में लगे। लेकिन ये पागलपन जो है, जो आप में है या दूसरों में है, मुझे जो है अभी जैसे जनरली जो पेरेंट्स होता है वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसे इंजीनियर को भेजना है तो फिर वो ट्यूशन लगाता है 2 साल के लिए 2 लाख से 3 लाख रुपए देता है। या मेडिकल में जाने का है बच्चे को तो उनको ट्यूशन के लिए 3 से 5 लाख रुपए तक पे करता है। तो जनरली तो हम ये सारा ही देखते हैं कि यहाँ पे जो चाहे अभी 1 लाख बच्चे यदि मतलब जाते हैं उसमें ट्यूशन लेते हैं तो मुश्किल से 300-400 बच्चों का दाखिला होता है। तो भी हर पेरेंट जिनकी कैपेसिटी भी नहीं है, जो 50% वाले हैं, उनको भी 2 लाख 3 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं। मतलब पेरेंट अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाने के लिए, उनके पीछे सोच ऐसी है पेरेंट का कि भाई मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा तो बहुत बड़ा पैसा कमाएगा, एक नाम कमाएगा, एक अच्छा आदमी बनेगा। लेकिन ये यार आपने जो बताया, ये पैसा, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा में कहाँ बैठता है? मैं तो यही बोलता हूँ कि अपने बच्चों को कि आपको इकोनॉमिकली मजबूत होना पड़ेगा। मैं नहीं बोलता कैसे बनेंगे वो इकोनॉमिक हाँ, तो आप ये है कि आप हायर एजुकेशन लीजिए और आप अच्छे से अपने आप को स्किल डेवलप करिए और रिसर्च के जो जॉब्स हैं उसमें जाइए।
आप एकेडमिक्स में जाइए, आप जर्नलिस्ट बनिए, आप राइटर बनिए, आप ये सरकारी नौकरी मत करिए। मतलब मेरा थोड़ा सा बच्चों को ये है कि सरकारी नौकरी तो ऑलरेडी दूसरे लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए, उनको करने दीजिए। आप थोड़ा नॉलेज प्रोडक्शन की तरफ जाइए, आप राइटर बनिए, आप थिंकर बनिए, आप पॉलिसी मेकर बनिए, आप सोसाइटी को सही डायरेक्शन दीजिए। अब जैसे कि अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो उससे हमारी कम्युनिटी को क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये हमें बताइए। हमें ऐसे लोग चाहिए। और अगर वो पॉलिसी आई है तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, हमें क्या करना चाहिए, समाज को दिशा दिखाने। तो मैं हमेशा मेरे बच्चों को बोलता हूँ कि इकोनॉमिकली तो मजबूत बनिए, मतलब उसमें कोई शक नहीं है, आप मेरे जैसा बिल्कुल मत करिए, ठीक है। आप इकोनॉमिकली मजबूत करिए, बनिए, और अगर आपका इंटरेस्ट है तो करिए, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन एज अ टीचर मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूँ इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनने का और नॉलेज प्रोडक्शन करने का, कि आप भले ही एक लाइन लिखो लेकिन वो आपकी खुद की होनी चाहिए, एक दिशा देने वाली होनी चाहिए। तो वो कोशिश है, अभी तो शुरुआत है सर, उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, ये जो नालंदा कर रहा है उसका प्रभाव शायद 20-25 साल बाद कुछ दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है। ये कंसेप्ट जो है कि हमारा बच्चा एक इंजीनियर डॉक्टर बने, अच्छी बात है, जो बनता है तो बने, लेकिन जैसे यदि वो टीस से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में जाता है या फिर लॉ स्कूल में जाता है या फिर दूसरे सोशल साइंस या दूसरे जेएनयू में जाके पढ़ता है, तो उसकी प्रतिभा कैसे संपन्न होती है, उसके पास में पैसा भी जैसे कैसे आता है, उसका व्यक्तिगत इंडिविजुअल, उसका कोई ऐसा श्योर शॉर्ट फार्मूला तो नहीं है। लेकिन ये जो टॉप इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना सर, इसमें पढ़ने के बाद जॉब इतना डिफिकल्ट नहीं होता है ना, जॉब मिल जाता है। आप जैसे कि टिस में अगर आप पढ़ रहे हैं तो 70-80% बच्चों को कैंपस से ही हो ही जाता है सिलेक्शन, तो 40,000, 35,000, 30,000 का जॉब शुरुआत में मिल जाता है, इतना वो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मतलब दोस्तों, जो तुम्हारे मन की बात है, क्योंकि मुझे पता है, ये मैंने आपके मन की बात सर से पूछी है, ये कॉमन प्रश्न है लोगों से, भाई ये जो है या यहाँ पे केरला से लड़के आ रहे हैं, आंध्रा से आ रहे हैं, उड़िया से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं। कोई बच्चा मजदूरी कर रहा था, 4-5 साल के बाद में उसको लगा कि मेरा लाइफ ख़राब हो रहा है, अचानक वो यहाँ पे आया, 5 साल काम छोड़ने के बाद, पढ़ाई छोड़ने के बाद में यहाँ पे आता है, यहाँ पे भविष्य बनाता है और प्रोफेसर बनता है। ऐसे उदाहरण यहाँ पे तैयार हुए हैं। सर, एक उदाहरण और, जैसे एक प्रश्न और है आपसे, क्योंकि ये बुद्ध विहार में आपने बनाया, तो बुद्ध विहार में आपको क्या दिक्कत आई? एक्चुअली क्या हुआ था सर, मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था लेकिन बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मुझे अपना एक स्पेस चाहिए था कि जहाँ पर हम फुल टाइम बच्चों को पढ़ा सकें। तो हमारे जो बैच के, जो फर्स्ट सेकंड बैच के बच्चे थे, उन्होंने ही मुझे बताया कि सर एक विहार है यहाँ पर रोड के पास, और वो ऊपर का हॉल जो है वो पूरा खंडहर है, मतलब कुछ है नहीं, लेकिन आप वहाँ पे पढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जब कम्युनिटी से मिलने आया तो वो, क्योंकि तो उनके बच्चे ऑलरेडी मेरे से पढ़ चुके थे, तो यहाँ की जो कमेटी में जो मेंबर्स हैं उनके बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ 1-2 साल पढ़ चुके थे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने बोला ले लीजिए। तो मैं लिया, तो लेकिन उस समय बहुत हालत ख़राब था, पानी गिरता था, कुछ भी नहीं था। फिर खुला खुला ही था पूरा? हाँ, पूरा खुला था, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा था कि मुझे पूरा एक अपना एक स्पेस मिल रहा है। और विहार वालों ने मतलब ये बोल दिया था कि आप इसको जैसा चाहे आप डेवलप करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बस उनसे ये परमिशन ली थी कि मैं इसको धीरे धीरे डेवलप कर दूंगा और आप बस मुझे मतलब पढ़ाने का मौका दीजिए। तो क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे उस समय लोकल थे और वो यहीं के थे, तो बिहार के आसपास के रहने वाले थे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया मुझे, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आया। साथियों, ये सवाल भी मैंने आपके तरफ से सर को पूछा था, क्योंकि ऐसा देखा जाता है जगह जगह हमने बौद्ध विहार बांधे हैं, जैसे अकेले नागपुर शहर में 430 बुद्ध विहार है और बाकी हर जगह हजारों बुद्ध विहार हमने बांधे हैं। लेकिन उस बुद्ध विहार का काम यदि बाबा साहब ने, जैसे हमारा पहला स्लोगन है एजुकेट, मतलब पढ़ाओ बच्चों को, ये पढ़ाने का सिलसिला, क्योंकि पढ़ेगा बच्चा तो आगे जाएगा बच्चा, तो ये पढ़ाने का सिलसिला जो है, ये सिलसिला आगे लेके जाने के लिए हमारा बुद्ध विहार जो है, इसकी उपयोगिता हमें काम में लानी होगी और हमारे विहार का उपयोग इस बात के लिए करना होगा। यहाँ पे अभी तक काफ़ी, मैंने ऐसे सुना काफ़ी, क्योंकि आपके 2013 से ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई, आज 2020 है, ठीक है। इस साल तो कोरोना की वजह से ज़्यादा बच्चे हम यहाँ पे नहीं पढ़ा सकते आप, लेकिन आपके साथ साथ में 2020 में
जो अपने हालत बने उसका भी आप जवाब दीजिए, लेकिन उसके पहले अभी तक का बच्चों का कैसे रेशो रहा, कितने बच्चे पढ़े, कितने कहाँ गए, कुछ बच्चे फॉरेन में भी गए, तो इस बारे में बताइए। सर शुरुआत हमने की थी, जब मैंने बताया 5 बच्चे निकले थे, 22 बच्चों से शुरुआत की थी और उसके बाद फिर 40 हुए, हर साल बढ़ते गए और 2019 में मेरे पास 250 बच्चे थे। तो 10 महीने का कोर्स है, 250 बच्चे मेरे साथ थे। अगर मैं टोटल करूं तो पिछले 7 साल में मैंने 600 के करीब बच्चों को पढ़ाया है, जिसमें से 550 के करीब बच्चे जो हैं वो आज इंडिया और बाहर के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। इंडिया की टॉप 24 यूनिवर्सिटीज़ में, हर यूनिवर्सिटी में आपको नालंदा के पढ़ाए हुए बच्चे मिलेंगे, चाहे वो JNU हो, टाटा इंस्टीट्यूट हो, हैदराबाद हो, कोई भी, जितने भी, इवन IITs में भी हैं जो ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज है, सोशल साइंसेज के, IIT गुवाहाटी में है, IIT गांधीनगर में है। तो लगभग सारे जितने भी टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें हैं। और ये 550 बच्चे जो हैं वो दोनों लेवल पर हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर भी हैं और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हैं, क्योंकि मैं दोनों बच्चों को पढ़ाता हूँ। 10 मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो 12वीं करने के बाद भी आते हैं और आधे 12वीं के बाद आते हैं और आधे ग्रेजुएशन के बाद आते हैं। तो ये कुल मिला के 600 बच्चों को पढ़ाया है, जिसमें 550 के करीब अभी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में है और कुछ बच्चे मेरे फॉरेन में हैं। अभी एक बच्चा इस समय कनाडा में है और इस साल 13 जाने वाले थे, 13 स्टूडेंट्स, जो कि ये वो बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। इनको मैं GRE, TOEFL और IELTS की तैयारी कराता हूँ और उसके बाद फिर इनको मैं फॉरेन कंट्रीज़ में भेजता हूँ MS करने के लिए, मास्टर्स इन साइंसेस करने के लिए। तो और अभी पिछले 7 साल में मेरे करीब 110 या 115 बच्चे ऐसे हैं जो जॉब पे हैं, जिन्होंने अपनी डिग्री पूरी कर ली, जॉब पर है और दे ऑल्सो पे बैक, मतलब वो हमको सपोर्ट करते हैं, अपना जो भी उनसे होता है दे पे बैक। ये सारे बच्चे जो है ये एक तो देहात से हैं, हाँ। और बिना इंग्लिश मीडियम, मतलब इंग्लिश मीडियम या जैसे उड़िया भाषा में कोई 12वीं करके आया है। हमारे पास 15 स्टेट से बच्चे आते हैं, अरुणाचल प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक। तो करीब 40 to 50% महाराष्ट्र से होते हैं और महाराष्ट्र में भी सब गांव के बच्चे रहते हैं, चाहे वो मराठवाड़ा हो, चाहे वो धरबा हो, इवन कोंकण से भी बच्चे आते हैं। और मैं बच्चों को चूज़ करता हूँ इसी क्राइटेरिया पे कि वो गांव से होने चाहिए, गरीब घर से होने चाहिए, नॉन इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। तो 99% बच्चे ऐसे ही रहते, 1-8% बच्चे आ जाते जो थोड़े से वर्धा शहर के हैं या नागपुर के हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम रहती है। तो हमारा क्राइटेरिया यही है कि जिनको हमारी ज़रूरत है उनको हमें पढ़ाना है। तो ये रहा है। मतलब जब भी आप मुझसे बात करते हुए बता रहे थे कि जो सबसे कमज़ोर बच्चा है उसको सबसे पहले एडमिशन देते हैं, उसको सबसे पहले उसको, वो आपके वजह से, आपके तरीके से, हाँ, वो मेरिट वाला स्टूडेंट है। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सर इंटेलिजेंस सब में होता है, कोई भी स्टूडेंट कमज़ोर नहीं होता है, वो हालात वैसे होते हैं। कोई बच्चा अगर परफॉर्म कर रहा है अच्छा और कोई बच्चा अगर पढ़ाई में परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इंडिविजुअल से ज़्यादा सोशल चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, है ना। अब अगर आप देखिए दिल्ली में जाइए आप किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, सारे के सारे बच्चे 98%, 99% वाले हैं। तो क्या वो सारे के सारे इंटेलिजेंट हैं? क्या वो सारा का सारा इंटेलिजेंस का पूरा वो परसेंटेज वहीं पे? ऐसा नहीं है। अभी आप झारखंड के गांव में जाइए, 42%, 45% के बच्चे हैं। तो क्या वो कमज़ोर है? नहीं, कमज़ोर नहीं है, वो हालात ऐसे हैं। और लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारा एजुकेशन सिस्टम उनको सेम ट्रीट करता है, उनका जो कंपटीशन कराता है वो सेम कराता है। तो 99% का बच्चा 42% वाले से कम्पीट कर रहा है और एक ही लेवल पे कंपटीशन है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर है। लेकिन आप उन बच्चों को जो है उस कंपटीशन के लेवल पे लाके उनको खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल, चाहे वो कितने भी नीचे के बैकग्राउंड का है, चाहे उन्हें इंग्लिश भी नहीं आती हो, चाहे उन्होंने कभी कंप्यूटर नहीं देखा हो, चाहे वो उनको चलाना ना आता हो। बिल्कुल, तो ऐसे बच्चों को भी कंपटीशन लेवल। बिल्कुल सर। और ये हमारा एक चैलेंज है इस एजुकेशन सिस्टम को। हम एजुकेशन सिस्टम को एक चुनौती देना चाहते हैं कि आप ये जो मेरिट की बात कर रहे हैं, ये मेरिट सब फेक है, आर्टिफिशियल है। और ये आप जो हमारे समाज की जो विसंगति है, जो इनइक्वालिटी है, आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। आपके सारे एंट्रेंस एग्जाम इंग्लिश में होते हैं, आपका सारा पढ़ाई इंग्लिश में होता है। देश की 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं, वो आपका कंपटीशन कैसे निकालेंगे? फिर आप ही के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में है वही कंपटीशन निकाल पाते हैं और फिर आप बोलते हैं कि ये इंटेलिजेंट है, ये मेरिटोरियस है, और ये सारे बच्चे गधे हैं, नॉन मेरिटोरियस है। तो ये जो मेरिट का कंसेप्ट है ये जानबूझ के क्रिएट किया गया है, ये बनाया गया है ताकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को आप इन एलीट इंस्टीट्यूशन से बाहर करें।
और देखिए, जब आप एलिट हायर एजुकेशन का क्या होता है सर, हायर एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि हायर एजुकेशन सोशल मोबिलिटी क्रिएट करती है। अगर मेरे गांव से एक डॉक्टर बनता है तो वो अकेला डॉक्टर नहीं बनता है, वो पूरे परिवार को लेकर ऊपर आता है, राइट। अब एक शहर का एक डॉक्टर, उसका बेटा भी डॉक्टर, उसके बेटे का भी बेटा डॉक्टर, तो उनका सोशल मोबिलिटी सिर्फ उन्हीं का बढ़ता जाता है, राइट। तो हायर एजुकेशन सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं, हायर एजुकेशन समाज में बराबरी लाने का भी एक तरीका है कि अगर आप हायर एजुकेशन का एक्सेस रोक देंगे या आप हायर एजुकेशन का एक्सेस सिर्फ एक वर्ग के बच्चों को देंगे तो वही वर्ग संपन्न होता जाएगा, वही वर्ग स्ट्रांग होता जाएगा। जैसे कि 100 साल पहले एजुकेशन था, आज वही चीज़ हायर एजुकेशन है। आज आपको कोई स्कूल एजुकेशन से नहीं रोकता, क्योंकि अभी स्कूल एजुकेशन का वैल्यू नहीं रह गया इतना। आज आप जब तक आप अच्छी जगह से, आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप वर्धा के या नागपुर के किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक करते हैं, वही आप दिल्ली से आईआईटी से बीटेक करते हैं, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों ही बराबर के इंटेलिजेंस हो सकते हैं, दोनों ही बराबर के अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं रिक्रूट कर रहा हूँ, मैं देखूंगा एक आईआईटी का है, दूसरा आपके लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज का है, मैं बिना सोचे समझे सिर्फ आईआईटी वाले को ले लूँगा, क्योंकि मैं मान लूँगा कि वो आईआईटी से है इसलिए वो इंटेलिजेंट होगा। तो ये जो ठप्पा होता है ना हायर एजुकेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इससे हमको एक्सक्लूड किया जाता है और बहुत सिस्टमेटिकली तरीके से होता है। मतलब हम खुद को ही मानते हैं कि हम कमज़ोर हैं, कि हम तैयारी करते रहते हैं और फिर हमको लगता है यार हम ही काबिल नहीं हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। सिस्टम बनाता है कौन काबिल होगा कौन काबिल नहीं होगा, ये सिस्टम डिसाइड करता है। इसको हम चैलेंज करना चाहते हैं, सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं और अपने बच्चों में काबिलियत बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर। ये अभी ये क्योंकि जगह तो कम होती जाएंगी यहाँ पे, इस साल तो ठीक है। अभी मैंने देखा कि 2020 में तो कोरोना की वजह से आपको बहुत सारी दिक्कत, सभी लोगों को, एजुकेशन इंस्टीट्यूट तकरीबन बंद है, लेकिन मैंने देख रहा अभी हम आए थे यहाँ पे, दिखा यहाँ पे 20-25 बच्चे जो है वो ऑनलाइन कुछ तो भी कर रहे थे। एक्चुअली क्या कर रहे थे वो? हाँ सर, एक्चुअली क्या था, मार्च में क्लास बंद होने के बाद चूँकि सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम मई जून में होते हैं, तो बच्चों को बहुत तकलीफ हुई। बच्चों ने बोला सर आप हमको ऑनलाइन पढ़ाओ, तो हमारे ही जो बच्चे थे नालंदा के, तो मैं उनको ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। तो मई जून में मैंने उनको ऑनलाइन पढ़ाया, तो मुझे भी समझ में आया कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाते हैं। फिर जब वो ख़त्म हुआ तब फिर बहुत सारा प्रेशर पड़ रहा था मेरे ऊपर कि नालंदा शुरू करो। तो अब कोविड में तो नहीं शुरू कर सकते हैं, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम अपना वेबसाइट लॉन्च करें, और जुलाई से लेकर अक्टूबर तक 3 महीने हम लोगों ने तैयारी की और हम लोगों ने 14 अक्टूबर को हम लोगों ने अपना digitalnalanda.com उसको इनॉग्रेट किया। अभी 2.5 महीने हो गए, 3 महीने हो गए ऑलमोस्ट, और अभी हम 4000 बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। और ये जो बच्चे दिख रहे हैं ये सब नालंदा के एलुमनाई हैं, ये नालंदा से पास आउट हैं और ये डिग्री लेके आ चुके हैं। मतलब ये नालंदा से पढ़ने के बाद कोई टाटा इंस्टीट्यूट से जाके पढ़ा, कोई जेएनयू से पढ़ा, कोई पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से पढ़ा, कोई हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ा, और उसके बाद ये अब मेरे पास वापस आए हैं मिलकर काम करने के लिए डिजिटल नालंदा के लिए। तो ये अभी स्टूडेंट नहीं है, ये सारे पे बैक कर रहे हैं। हाँ, ये सब पे बैक कर रहे हैं, सब पे बैक कर रहे हैं और ये सब अपनी खुशी से। अच्छा, मैं एक स्टूडियो भी देखा हुआ जी में। जी जी जी, तो वो सब हम लोगों ने अभी अभी डेवलप किया है। उसमें हम लाइव क्लासेस लेते हैं सर, लाइव क्लासेस चलते हैं और ये सब हमारे स्टूडेंट्स ही पढ़ाते हैं, एलुमनाई पढ़ाते हैं। तो अभी हमारे पास 4000 स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन। अच्छा, ये अभी क्योंकि बच्चे अभी जैसे नया सेशन चालू हो जाएगा, तो पिछले साल आपके 250 के तकरीबन बच्चे थे, तो अभी तो संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी, इस जगह कम गिरेगी। तो नालंदा इंस्टीट्यूट का आगे का क्या प्लान है? सर हमारा आगे का अपना एक रेजिडेंशियल कैंपस का प्लान है। हम लोगों ने मतलब थैंकफुली, मतलब हमारे सब दोस्तों की मदद से हम लोगों ने लैंड ले लिया है, एक्वायर कर लिया है वर्धा में ही, और अभी अभी 3-4 महीने में ही हम अपना काम शुरू करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन। और हमारा एक सपना है कि हमारा अपना एक बुद्धिस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। हम कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं खोलना चाहते, हम एक ऐसा एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे हमारे बच्चे किसी भी फील्ड के हों, हम उनको हेल्प कर सकें। तो हमारे इंस्टीट्यूशन में आर्ट पे भी पढ़ाई होगी, पेंटिंग भी होगा, म्यूज़िक भी होगा, सोशल साइंस भी होगा, बहुत बड़ी लैब भी होगी, हमारा अपना मीडिया हाउस होगा, अपना पब्लिकेशन विंग होगा। तो हमारा सपना ये है कि हम सिर्फ बच्चों को
डिग्री के लिए ना तैयार करें, बल्कि उनकी जो भी इंटरेस्ट है, उनका जो भी स्किल है, जैसे कि मैं आपको बताया कि हमारा मेन एम ये है कि हम नॉलेज प्रोड्यूसिंग सोसाइटी बने, नॉलेज प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी बने। अब जैसे बाबा साहब को अगर आप पढ़ेंगे तो बाबा साहब हमेशा ये बोलते थे कि बुद्ध विहार और जो एजुकेशनल जो हमारा बुद्धिस्ट सेटअप है वो नॉलेज प्रोडक्शन सेंटर बनना चाहिए। अभी तक हम सिर्फ नॉलेज कंज्यूम कर रहे हैं, किसी दूसरे का लिखा हुआ हम पढ़ते हैं, किसी दूसरे का जो थ्योरी दिया हुआ है उसको हम मान रहे हैं, लेकिन अब हमें अपनी नॉलेज क्रिएट करना होगा। और अपनी नॉलेज क्रिएट करने के लिए हमें अपने इंस्टीट्यूशंस खड़े करने पड़ेंगे। हम दूसरों के इंस्टीट्यूशंस में जाकर अपने समाज को रास्ता दिखाने वाली नॉलेज नहीं क्रिएट कर सकते। मैं इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस देखे हैं, और मेरा ये मानना है कि जब तक आपका खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं तैयार होंगे, हम बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए मैं पीएचडी कर रहा हूँ, मैं अपने ही सब टॉपिक पे कर रहा हूँ, या बाबा साहब पे पीएचडी कर रहा हूँ, या कम्युनिटी से, लेकिन मेरा गाइड जो है वो कोई और है, और वो मुझे बताएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरे पास कितने भी अच्छे आइडियाज़ हों, लेकिन मुझे वही पीएचडी में लिखना होता है जो मेरा गाइड चाहता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इंडिपेंडेंटली काम कर पाते हैं। तो इंडिपेंडेंट नॉलेज प्रोडक्शन सेंटर मुझे लगता है कि हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, और हमारा प्रयास है कि ये नालंदा एक ऐसा सेंटर बने। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ सर, कि जब मैं नालंदा बोलता हूँ तो मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए नालंदा एक आइडिया है, कल को मेरे से भी अच्छा कोई बना सकता है, खड़ा कर सकता है। हम एक आइडिया पे काम, हो सकता है कल हमारा ये पूरा फ्लॉप हो जाए, बंद हो जाए, मुझे 1% भी दुख नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो हम आइडिया जो हमने स्प्रेड किया है वो इम्पॉर्टेंट है। कल को ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, ये मेरे से ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। ये हज़ारों ऐसे नालंदा, हज़ारों ऐसे तक्षशिला खड़ा कर सकते हैं। तो मेरे लिए मतलब मैं कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाने की नहीं सोच रहा हूँ। हमारा एक छोटा सा ही रहेगा, 300 बच्चों को ही हम रहने खाने का करेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य ये हमेशा से रहेगा कि ऐसे कई नालंदा खुद से बने, है ना। तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं अपने कम्युनिटी से, देश भर से, कि सर आप हमारे यहाँ के ब्रांच खोलिए। तो मेरा ये कहना है कि ब्रांच नहीं खोल सकता मैं, आप शुरू करो, मैं मदद करूँगा आपकी। आप नाम भी मत दो मुझे, आप नालंदा भी नाम दो, आप अपना कुछ खोलो, पूरा सपोर्ट मैं दूंगा। लेकिन ये मतलब ये कोई हमारा कॉर्पोरेट वाला नहीं है कि हम फ्रेंचाइज और वो जैसे आकाश वाला है कोचिंग या दूसरी कोचिंग है कि वो अपना नाम दे देते हैं और फिर कोई और पढ़ाए। तो बोला जाना है, हमारा वो सोच नहीं है। हमारी सोच ये है कि हमारी जहाँ पे भी हमारी कम्युनिटी है, देश के किसी भी कोने में, एक लाइब्रेरी होनी ही चाहिए, एक लैब छोटी होनी ही चाहिए, एक टीचर होना ही चाहिए वहाँ पे लोकल, जो हमारे बच्चों को पढ़ा सके। नालंदा वो आइडिया को प्रमोट कर रहा है कि हमारे बच्चे बहुत सारे हैं। अभी इस साल 1 साल में हमारे 6 बच्चों ने अपने गांव में जा के लाइब्रेरी खोली, और अपने आप, और उसको अभियान लाइब्रेरी का नाम दिया है। क्योंकि हम लोगों ने अभियान भाई की याद में हम लोग एक कैंपेन शुरू किए थे पिछले साल से। अब तक हम लोग 20 लाइब्रेरी खोल चुके हैं। तो अलग अलग बुद्ध विहार में जाके हम लाइब्रेरीज खोलते हैं और लैब भी छोटी सी खोलते हैं। तो उसमें अभी हमारे छात्र भी अपने आप योगदान देने लगे हैं। तो हमारा सपना यही है कि नालंदा आज है, कल नहीं रहेगा, और वो तो लाइफ साइकिल है सर, हर किसी के साथ होता है, ऊपर आता है, नीचे जाता है, कल को कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो आइडिया है कि नहीं, हमें हमारी कम्युनिटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हमारे जो लोग हैं, जैसे मुझे हमेशा लगता है कि सर मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ, मैं 2nd जनरेशन लिटरेट हूँ, मेरे फादर वकील थे, मेरे सारे भाई सब टॉप के ऑफिसर्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मुझे मिला, ये जो प्रिविलेज मुझे मिली, ये बाबा साहब के मूवमेंट की देन है। तो अब मुझे इसको पे बैक करना है। और पे बैक मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरा जो स्किल है वो मुझे देना चाहिए। भाषण तो हर कोई दे लेता है, मेरा स्किल एजुकेशन है। मैं इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, तो मुझे वो जो फ़ायदा वहाँ से मिला है वो मुझे पहुँचाना चाहिए। जो आपने प्रयास किया, ऐसे प्रयास करते हुए मैंने काफ़ी लोगों को देखा। जी जी, आप तक मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत। क्योंकि जिसने भी बाबा साहब को पढ़ लिया, जिसने भी बाबा साहब को जान लिया, वो हर कोई पे बैक करना चाहता है। लेकिन मैंने ऐसे देखा कि वो बहुत बड़ा सपना तो बहुत बड़ा देख लेते हैं, उस पर काम भी चालू कर देते हैं, डेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन तकलीफें तो आती हैं। बिल्कुल सर। और तकलीफ आने के बाद में बंदा जो है वो हार जाता है।
तो जरा ऐसे बंदों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? सर ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता मैं इस लायक हूँ अभी कि मैं लोगों को बता सकूँ। बस मैंने मेरी लाइफ में देखा है कि मेरे लिए कमिटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है सर। कि मैंने अगर अपने आप को कमिट किया है बाबा साहब के प्रति तो मैं अब निभाऊंगा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है कि अभी क्या। लेकिन हाँ, सेक्रीफाइसेस तो देने पड़ते हैं आपको, मतलब त्याग तो करना पड़ेगा, आपका नॉर्मल लाइफ तो नहीं रहेगा। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, मुझसे बहुत लोगों ने क्वेश्चन भी किया है, पहले भी किया है कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं फिर बच्चे पे बैक करते हैं क्या। सर एक बात मैं बहुत ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, जीरो एक्सपेक्टेशन पे काम करता हूँ। अगर ये बच्चे निकल जाएं और कल मुझे पहचानने से भी इनकार कर देना, मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं हंसता हुआ वहाँ से निकल जाऊँगा। क्योंकि मुझे मालूम है मैंने मेरा काम कर दिया। मेरा काम था इनको हायर एजुकेशन के दरवाजे तक पहुँचाना, मैंने मेरा काम कर दिया। तो मैं एक्चुअली इसलिए मुझे शायद इतनी निराशा नहीं होती है कि मैं बहुत जीरो एक्सपेक्टेशन पे काम करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरा एक्सपेक्टेशन मेरे से है, ठीक है, कि मुझे 100% काम करना है। तो मतलब मैं तो यही बस इतना ही बोल सकता हूँ अपना एक्सपीरियंस के, कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करिए। और समाज मदद करता है, समाज जो है अपनी कम्युनिटी, अम्बेडकराइट कम्युनिटी, और ख़ास तौर पे सर एजुकेशन को लेकर तो मुझे किसी को समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। हर किसी को समझ में आता है बाबा साहब का जो मूवमेंट का, जो भी लोग भी है बाबा साहब से मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन का इम्पोर्टेंस सबको पता है। और वो मतलब अगर बस उनको दिखना चाहिए कि आप काम कर रहे हैं, और अगर काम दिखता है ना सर, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितना सपोर्ट मिलता है। और मुझसे कोई क्वेश्चन भी नहीं करता कि मैंने इतना दिया था क्या हुआ उसका, आज तक किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। तो इसलिए मुझे बहुत प्राउड भी है। और बस यही है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। कई बार आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं लेकिन लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा स्लो आता है। तो जैसे कि आज मुझे 25 साल हो गए सर, तो जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो 25 साल की मेहनत है, वो सिर्फ 8 साल की मेहनत नहीं है, वो 25 साल की मेहनत है। तो थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और जीरो एक्सपेक्टेशन पे काम करना चाहिए। ये सफ़र बहुत है कठिन, मगर ना उदास हो मेरे हम सफ़र। बिल्कुल सर, ये सफ़र बहुत कठिन है, लेकिन अगले मोड़ पे मंजिल आने वाली है, ये सोच के फ्रूटफुल भी है। आने वाली हर दिक्कत को दूर करते हुए अनूप कुमार जी, आपने अभी तक का जो सफ़र तय किया है उसके लिए हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। लेकिन एक प्रश्न बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं और जो भी इस वीडियो को देखेंगे उन सबके मन में ये रहेगा कि क्योंकि जनरली समाज में इंजीनियर डॉक्टर बनेगा तो ही आगे बढ़ेगा, ऐसी जनरल कंसेप्ट है। जी। उसके अलावा दूसरे क्षेत्र में यदि हम जाते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी अभी भी अवेयरनेस उतना नहीं है। जी। तो इस बारे में आप पेरेंट के लिए और विद्यार्थियों के लिए। मेरा हमेशा से मानना रहा है और मैंने खुद भी देखा है कि हमारे बच्चे या तो इंजीनियर डॉक्टर का सोचते हैं, और अगर वो नहीं बन पाते हैं तो फिर सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं, बैंकिंग क्लर्क, और उसके लिए 4-4 साल 5-5 साल तैयारी करते हैं। मतलब अपनी यूथ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ग्रुप डी ग्रुप सी की नौकरी में लिए निकाल देते हैं। एक्चुअली उनकी गलती नहीं है, उनके पास इंफॉर्मेशन का कमी रहता है कि अगर आप 12th के बाद इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं तो एक और एग्ज़ाम है जिसको हम क्लैट बोलते हैं, लॉ स्कूल के लिए 5 साल का लॉ होता है। और जब वो आप अगर अच्छे लॉ स्कूल से, जैसे IITs है वैसे ही नेशनल लॉ स्कूल्स हैं, और अगर आप उनसे लॉ करते हैं तो आपको जितने IIT से जैसे जॉब लगता है ना वैसे ही जॉब लगता है। आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, आप बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स में काम कर सकते हैं। उसके अलावा सोशल साइंसेज में भी अगर आप सोशल वर्क से रिलेटेड है, थोड़ा सा इंटरेस्ट है आपको सोशल वर्क में, तो टिस एक है। जैसे कि अगर आप एक नॉर्मल ग्रेजुएट हैं तो आपको, अगर आप जॉब मार्केट में जाएंगे तो अगर आप सरकारी नौकरी भी मिलती है तो आपको 20-25 हज़ार मिलेंगे। लेकिन टिस में अगर आप जाते हैं, MA करते हैं, MA करते करते फाइनल सेमेस्टर में आपको 30-35 हज़ार का जॉब सिर्फ कैंपस इंटरव्यू से मिल जाएगा। आपको अलग से 3 साल 4 साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरा मैं बोलना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरियाँ लगातार कम हो रही हैं, तो वैसे भी बहुत ज़्यादा उसमें स्कोप नहीं है। आपको दूसरी तरफ जर्नलिज्म है, आपको मैनेजमेंट है, आपको लॉ है, इन सब की तरफ जाना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है एक्चुअली। तो साथियों,
ये कहानी थी अनूप कुमार सर, जिन्होंने सोचा और अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा दी और कुछ अपेक्षा न रखते हुए उन्होंने आज इस मुकाम पे आए कि उनके सामने जो भी अभी तक कोई दिक्कत ही नहीं आई। जैसे उन्होंने बताया कि हर चीज़ लोग ला देते हैं, हो जाती है, क्योंकि आज उनके समर्पण से, उनके त्याग से एक उन्होंने खुद की एक पहचान बना ली है। और अभी वर्धा शहर के नज़दीक उन्होंने 9 एकड़ ज़मीन ली है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन, नालंदा इंस्टीट्यूशन, जो हमको पुरानी याद दिलाएगा, जहाँ पे रेसिडेंशियल एजुकेशन सिस्टम चलता था, नालंदा विश्वविद्यालय, ऐसा एक इंस्टीट्यूशन वो खोलने जा रहे हैं। और उनकी इतनी भी इच्छा है कि ये अकेला न रहे, मैं कोई आइकॉन न बनूं, ये हर कोई ये सिस्टम को समझ ले, मैं उनको सिस्टम समझा दूंगा और इस सिस्टम से चाहे भलाई कितने हज़ार तुम नाम बदलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अपना नाम लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हज़ारों ऐसे इंस्टीट्यूशन पूरे भारत में होने चाहिए। इस ख्वाब के साथ में, इस आशा के साथ में, इस उम्मीद के साथ में अनूप कुमार सर लगातार काम कर रहे हैं। उनके इस उपक्रम को आवाज़ इंडिया टीवी के तरफ से और आप सबके तरफ से शुभेच्छा देते हुए हम यहीं पे रुक जाते हैं। सर धन्यवाद। जय भीम। जय भीम सर, थैंक यू सो मच सर। जय भीम।